दोस्तों, आपने बहुत पढ़ लिया फिर भी आपका सीटेट पास नहीं हुआ है, तो अब आपको पढ़ने से ज़्यादा उसके पैटर्न को और किन चीज़ों से प्रश्न सही होते हैं और किन शब्दों से प्रश्न गलत, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। और हम 2024 से लेकर के 2011 के सभी पेपरों को आसान भाषा में ऐसे ही समझेंगे कि कौन से शब्द प्रश्नों को सही और कौन से शब्द प्रश्नों को गलत कराते हैं। इससे पहले हम 2024 के पेपर पर चर्चा कर चुके हैं। आज 2023 के सीडीपी की बारी है। पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या होता है? ऑप्शन हैं, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा है, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूलपेशीय बाध्यता है। तीसरा है, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। चौथा है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। यह एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। दोस्तों, डिस्ग्राफिया को याद रखने के लिए आप एक चीज़ को याद रखिए, डिस्ग्राफिया में है ग्राफ। और आप लोग ग्राफ देख लीजिए, सभी लोगों ने ग्राफ देखा होगा। हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं? केवल हम ग्राफ को बना सकते हैं। ग्राफ बनाया जाता है यानी ग्राफ में आकार होते हैं, और बनाना क्या होता है? लिखने के अंतर्गत आता है। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने संबंधी विकार से और अक्षरों के बनाने में कठिनाई से होता है। अगला है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं, विभेद निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी पता नहीं होता इसका आंसर, तो हम तुक्का किस तरह से लगाते? जब प्रश्न में तीव्र गति की बात कर रहा है तो आपको गति से गति मिलाने के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। जब आपको किसी का आंसर नहीं पता तो ऐसे प्रश्नों में इसी तरह से थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अगला है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला कथन है, पाठचर्या में अनुकूलन करें। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ये भी बिल्कुल सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ये भी सही है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें बाधा के रूप में नहीं देखनी है। जब भी किसी चीज़ को बाधा के रूप में देखने की बात की जाएगी वो कथन हमेशा गलत होगा सीडीपी में। यहाँ जब भी बाधा शब्द आएगा वो कथन हमेशा गलत ही होता है, यानी इसमें केवल चौथा कथन गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। अगला है, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था और बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लीजिए, शैशवावस्था में आपने किसके बच्चे को घर से बाहर जाते हुए देखा है? छोटा बच्चा हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है, तो समाजीकरण उसका उसके परिवार से ही होगा। और परिवार प्राथमिक संस्था होती है समाजीकरण की। और बाल्यावस्था में बच्चा बाहर घूमता है, स्कूल जाता है, ये सारी चीज़ें माध्यमिक होती हैं समाजीकरण की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन हैं, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा है, भाषा विकास
संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पारंपरिक स्तर। अगला है, अभिकथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दोस्तों, इसका अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों, इसका कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों में एक बात समझ लीजिए, अभी तक आपने देखा होगा जितने भी के सही जवाब हुए हैं ऐसे प्रश्नों के, उसका सही जवाब ये ही हुआ है कि व्याख्या सही करता है और दोनों कथन सही हैं। बहुत कम ही प्रश्नों में बाकी ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी तक ज़्यादातर प्रश्नों में एस का आंसर यही सही हुआ है, चाहे 2024 की बात की जाए या 2023 की। 2024 में एक दो प्रश्नों का आंसर थोड़ा अलग था। अगर आपको इसका सही जवाब नहीं पता है और आंसर लगाना हो तो आप इसका सही टिक यही लगाना कि व्याख्या सही करता है। इससे आपके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बच्चों को किसी भी रूप में वर्गीकृत नहीं करेंगे एक दूसरे से अलग। दूसरा है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड करना। दोस्तों, ग्रेड और अच्छे अंक ये दोनों चीज़ें भी हमेशा गलत होती हैं। तीसरा है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा ही है। दोस्तों, चौथा कथन देख लेते हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना। दोस्तों, अभी आपने बताया था हमने आपको कि तुलना करना हमेशा गलत होगा। ये चीज़ हमने पहले भी बताई है। यही चीज़ आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद करेंगी। अगला है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? दोस्तों, मान लीजिए आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जब आपको पता है कि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 1 से 5 तक का बच्चा यानी 6 वर्ष का बच्चा होता है जब उसका एडमिशन 1 में होता है और 5 में पहुंचते पहुंचते वो बच्चा 11 वर्ष का हो जाता है। जब हम 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हम 12 वर्ष के बच्चे के बारे में कोई बात करेंगे? बिल्कुल भी हम 12 वर्ष के बच्चे के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा है, 1 वर्ष का बच्चा, क्या चुटकुले और पहेलियाँ 1 वर्ष का बच्चा समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। 3 वर्ष का बच्चा समझ सकता है? वो भी नहीं समझ सकता। अब आपके पास मात्र एक ऑप्शन बचा, 7 वर्ष का बच्चा। ये 6 से 11 वर्ष के बीच आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। दोस्तों, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। पहला ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा है नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा है आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, चौथा है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखने के लिए आप एक चीज़ याद रख लीजिए,
कैरल गिलिगन एक महिला थीं यानी नारी थीं, तो वो अपने ही दृष्टिकोण की बात करेंगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। नारीवाद दृष्टिकोण की से इसकी सिद्धांत की आलोचना की थी और कैरल गिलिगन कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थीं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन हैं कारण परिणाम का विश्लेषण, दूसरा है केंद्रीयन, तीसरा है विकेंद्रीयन, चौथा है पारगमन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा केंद्रीयन। दोस्तों कुछ प्रश्नों को तो आपको पढ़कर ही याद करना ही पड़ेगा। अगला है, दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती हैं और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्थिर होती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और कुछ हद तक आत्मकेंद्रित सोच होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है, सोच तार्किक हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। पहला है बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुरूप काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुरूप काटना। दोस्तों आप एक चीज आसान भाषा में समझ लीजिए, स्थूल गतिक कौशल कौन से होते हैं। स्थूल गतिक कौशल होते हैं जिसमें हाथ और पैर दोनों एक साथ काम करें, यानी दोनों के साथ जो काम किया जाता है वो स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण होते हैं। जैसे कि तैरना, दौड़ना, चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, ये सभी स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण होते हैं। आप इसको ऑप्शन में कोई सा भी दे रखा हो, सिर्फ आप एक चीज़ याद रख लीजिए, स्थूल गतिक कौशल में हाथ और पैर दोनों चीज़ याद रख लीजिए, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के किन दो सिद्धांतों का पालन करते हैं। दोस्तों ऑप्शन हैं एकीकरण और विभेदीकरण, शीर्षगामी और समीपस्थ, समीपस्थ और शीर्षगामी, विभेदीकरण और एकीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास शीर्षगामी होता है और समीपस्थ सिद्धांतों के पालन करते हैं। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दर्शनशास्त्री हमेशा अपने अंदर से सोचता है, यानी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि उसके पास अधिक होती है और दिक् स्थान मूर्तिकार के पास होती है, क्योंकि मूर्ति को सही दिशा स्थापित करने के लिए उसके पास दिक् स्थान बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। अगला है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। पहला है बच्चों के अधिगम पर शिक्षकों के नियंत्रण पर, दूसरा है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखने पर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। पहला है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। दोस्तों इस ऑप्शन को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हतोत्साहित शब्द मिल गया, हतोत्साहित हम बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। दोस्तों हम बच्चों को कठिन समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तीसरा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। चौथा देख लेते हैं, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। इससे बच्चे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका होगा। अगला है, अभिकथन ए है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए
जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। दोस्तों, कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कितने प्रश्नों का आंसर ये ही हो रहा है सही। बाकी 2024 में कुछ प्रश्नों का आंसर ये भी हुआ था। आप थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको ये प्रश्न का जवाब नहीं पता तभी इसका आंसर ये लगाना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला है संगठन, वर्गीकरण, वैचारिक, गैर प्रासंगिकरण। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गैर प्रासंगिकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आप ये मान लीजिए कि ऑप्शन में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं इन सभी का जवाब आपको पता है। फिर आप देखना, पहला ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताइए। दोस्तों, अगर आपको इसके बीच का संबंध पता है तो क्या आप सोच पर विचार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा है, क्रिया की परिभाषा क्या है? अगर आपको क्रिया की परिभाषा पता है तो क्या आप अपनी सोच पर विचार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? अगर आपको इसका तरीका पता है, क्या आप अपनी सोच पर विचार करेंगे? इससे भी विचार नहीं करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? आप इस प्रश्न के लिए अपनी सोच पर विचार जरूर करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? दोस्तों, हमने आपको बताया था आंतरिक हमेशा खुद के लिए होता है। पहला ऑप्शन है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दोस्तों, इसमें खुद की बात नहीं बल्कि शिक्षक की बात की जा रही है। दूसरा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये ऑप्शन इसका सही है क्योंकि यहाँ विद्यार्थी अपने बारे में ही बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। यहाँ भी खुद की बात नहीं कर रहा है, शिक्षक की बात कर रहा है। और चौथा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। यहाँ भी खुद की नहीं बल्कि दोस्तों की बात कर रहा है। जब भी आपको आंतरिक शब्द दिखाई दे, जो भी ऑप्शन खुद के बारे में बात करेगा उसका वही सही जवाब होगा। अगला है, अभिकथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक अच्छे लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। दोस्तों, इसका कारण भी बिल्कुल सही है और अभिकथन भी और व्याख्या भी सही करता है। आप खुद देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। ज़्यादातर प्रश्नों में इसका सही जवाब यही हो रहा है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके संकलनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक बौख। पहला है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। दूसरा है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा है, विकासात्मक देरी का संकेत है। चौथा है, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला है,
4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। यहाँ जीवन की बात की जा रही है, ये जीववादी चिंतन है। अगला है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला है, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। ये स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता है। बाकी ये तीनों विशेषताएं प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता हैं। अगला है, दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला है, तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। दोस्तों, एक शब्द हमेशा याद रखना, समालोचनात्मक चिंतन। ये सबसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्ड है। इसका सही जवाब भी चौथा ही है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगला है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। बाकी ये तीनों उल्टे दे रखे हैं। अगला है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को पहला है, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबों के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है, को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। चौथा है, को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबों के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, ये है 27 नंबर का अभिकथन और कारण वाला प्रश्न। अब तक हमने आपको जो समझाया है, आप इसका सही जवाब हम लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम 2024 से लेकर के 2011 के सभी पेपर के पैटर्न को आपको इसी तरह आसान भाषा में समझा देंगे कि आपको इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस बार आपका सीटेट गारंटी से पास होगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।